नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने दुबई से पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े सभी देश। यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी पर सहमति। 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार 10वें दिन गोलीबारी। आरएसपुरा में एक नागरिक घायल। आतंकी नावेद का पॉलीग्राफी टेस्ट आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज। आरा में करेंगे सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में करारा झटका। स्पीकर की हार। 22 में से महज 8 जिलों में ही जीत पाई राजपक्षे की पार्टी। और बैंकॉक बम धमाके की जांच जारी। सरकार ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। हमले की भारत समेत दुनिया भर ने की निंदा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है और अब आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना होगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अपने करीब 70 मिनट के भाषण में उन्होंने सभी अपनी बातें खुलकर सबके सामने रखी। वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत में जमकर नारेबाजी की, तो पीएम ने सबका आभार भी व्यक्त किया। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में करीब 50,000 भारतीयों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने समा बांध दिया। प्रधानमंत्री अहम विषयों पर अपनी बात रखते रहे और लोग तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से शुक्रिया अदा करते रहे। भारत माता की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि अब देशों को ये तय करना होगा कि वो आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। दुबई के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर यूएन के रवैये पर असंतोष जाहिर किया। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। प्रधानमंत्री ने यूएई से हुए व्यापारिक समझौते के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएई के क्राउन प्रिंस ने भारत में 4.5 लाख करोड़ निवेश का वादा किया है। क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस क्राउन की जमकर तारीफ भी की। रुपया का निवेश, मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के यूएई दौरे से भारत को कई मामलों में फायदा होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बड़ा आयाम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। निवेश से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दों पर दोनों देशों के नेताओं ने खुलकर बात की और भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर काम विकास के लिए करेंगे। दुबई में भारतीयों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस अल नहयान के बीच मस्दर में शिखर वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति बनी। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों ने संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचे के लिए $75 अरब के निवेश के लिए अलग से एक फंड बनाने की भी घोषणा की है। And it was agreed that they would set up a UAE India Infrastructure Investment Fund with a target of $75 billion. प्रधानमंत्री ने निवेशकों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए कराधान और दूसरी नीतिगत खामियों को दूर किया जा रहा है। निवेशकों की शिकायतों को समझने और उपायों पर बातचीत के लिए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण अबू धाबी जाएंगी। संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री देर रात स्वदेश लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने बालाकोट और आरएसपुरा इलाकों में फिर फायरिंग की। इसमें एक नागरिक घायल हो गया। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन पर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों में बीते 10 दिन से लगातार फायरिंग जारी है। बालाकोट और आरएसपुरा में पाकिस्तानी सेना ने बीती शाम और आज सुबह फायरिंग की। इससे पहले पुंछ के ही शौजिया और मंडी सेक्टरों में फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना भारी हथियारों से भारतीय चौकियों और गांव को निशाना बना रही है। सेना ने बेवजह हो रही फायरिंग का करारा जवाब दिया। एंटी इन्फिल्ट्रेशन और सिक्योरिटी की जिसकी आप बात करते हैं, हमारा बिल्कुल सही है। हमारी लोग, जो हमारे जवान ठीक जगह पर तैनात हैं, अलर्ट है, सावधान है। और मेरा यह मानना है कि अगर वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब मिल जाएगा और जायज है कि उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कल भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को बुलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं का विरोध किया। रविवार को भारत ने भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके ऐसा ही विरोध दर्ज कराया था। इधर भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को दिल्ली में 23-24 अगस्त को होने वाली बातचीत का एजेंडा तैयार कर लिया है। गुरदासपुर और उधमपुर में आतंकी हमलों में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत इस्लामाबाद को दिए जाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने और 26/11 हमले की तेजी से जांच करने की मांग भी करेंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब पाकिस्तान से आतंकवाद जारी है तो बातचीत किस आधार पर होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उफा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कितना फ़ायदा हिंदुस्तान को सरजमी पे मिला, हमें कितने आतंकवादी हमले, कितने सीज़फायर वायलेशंस उसके बाद हुए, उसमें तो कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं, बल्कि आपको बताया गया कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तो क्या एनएसए की मीटिंग से वो ब्रेक थ्रू हो सकेंगे? और क्या सचमुच में शहीदों के कफनों पर ये बातचीत होनी चाहिए आज? लेकिन बीजेपी सीमा पर बिगड़ते हालात के लिए आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की फौजें, वहां की आईएसआई नहीं चाहती है कि अमन रहे, शांति रहे और दोनों मुल्क प्रोग्रेस करें, उन्नति करें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ वहां की आर्मी है और इसीलिए वो जब जब बातचीत होती है तब तक वहां की आर्मी इस तरह की हरकतें करती है, नापाक कोशिशें करती है। आंकड़ों पर गौर करें तो सीज़फायर उल्लंघन के मामलों में अचानक तेजी आई है। इस महीने 17 अगस्त तक 41 बार संघर्ष विराम तोड़ा गया है। जुलाई में यह आंकड़ा 19 था। पूरे साल की बात करें तो इस साल अब तक 231 दफा पाकिस्तान ने सीज़फायर तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधमपुर में हमला करने वाले लश्कर आतंकी नावेद याकूब का आज लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा।
सुबह 11 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में नावेद का टेस्ट होगा। इसमें इसका पता चलेगा कि पूछताछ में नावेद की तरफ से दी गई जानकारी कितनी सही है। एनआईए को कल कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। कोर्ट में पेशी के लिए नावेद को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लाया गया था। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के नरसू नाला इलाके में नावेद ने अपने साथी के साथ बीएसएफ की बस पर हमला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आरा में नेशनल हाईवे की 6,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आरा के रमना मैदान में समारोह में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सहरसा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे वो सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर और 9 अगस्त को गया में परिवर्तन रैली को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी का दौरा करने वाले हैं। 2 दिन के दौरे में राहुल गांधी किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। साथ ही वो संसदीय क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान राहुल गांधी अमेठी में विकास के कामों की भी समीक्षा करेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII के छात्रों ने कल शाम संस्थान के निदेशक प्रशांत पाथराबे का उनके कार्यालय में घेराव किया। ये छात्र अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्ट के मूल्यांकन को अतार्किक और अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। 2008 के बैच की अधूरी फिल्मों के संस्थान के शिक्षकों के मूल्यांकन पर छात्रों ने तार्किक जवाब मांगा है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को परिसर में बुलाना पड़ा और तभी घेराव को खत्म कराया जा सका। 5 अगस्त को FTII के डायरेक्टर ने 2008 बैच के स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया था और इस मसले पर छात्रों का कहना है कि बिना प्रोजेक्ट पूरा किए हॉस्टल खाली करने का फरमान तर्कहीन और अनुचित है। छात्रों के एसोसिएशन का कहना है कि निर्देश पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहीं निदेशक पाथराबे ने कहा है कि आकलन को लेकर वो मंत्रालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। FTII के अध्यक्ष पद से बीजेपी सदस्य और टीवी अभिनेता गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के हड़ताल का आज 69वां दिन है। कुछ राज्यों में सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों का पैनल बनाया गया है या नहीं। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि अगर ऐसी कोई समिति नहीं बनी है तो उसकी वजह क्या है। सरकारी विज्ञापन के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने पूछा है कि विज्ञापनों के नियमन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है या नहीं। केंद्र को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देना है। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार और तमिलनाडु सरकार अपने विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। लिहाजा दोनों सरकारों पर अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को सरकारी विज्ञापनों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। इसके तहत सरकारी विज्ञापनों पर नेताओं की तस्वीरें नहीं लगेंगी। इन विज्ञापनों पर सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें लगाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों के नियमन के लिए सरकार से 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए कहा था। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू के कारण दिल्ली में एक 37 साल की महिला की 4 अगस्त को मौत हुई। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की कुल संख्या अब 2 हो चुकी है। डेंगू के अब तक 277 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 220 मामले अगस्त के पहले 2 हफ्तों में ही सामने आ गए। डेंगू के 277 मामले सामने आने के साथ ही इस रोग के मामले 133% बढ़ गए हैं, क्योंकि 8 अगस्त तक 119 मामले सामने आए थे और उसके बाद ये बड़ा इजाफा देखा गया। पिछले हफ्ते में ही 158 डेंगू के नए केस मिले हैं। इससे पहले इंद्रपुरी में 3 साल के बच्चे शिवम की पिछले महीने डेंगू से मौत हुई थी। दिल्ली के नगर निगम बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सख्ती भी बरत रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के DTC, बस डिपो, स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, GNU के हॉस्टल, निगम कार्यालय समेत 80 से ज्यादा संस्थानों के चालान काटे गए हैं, जहां डेंगू के लार्वा पनपते पाए गए। निगम अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से निपटने के लिए बनाई गई योजना का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली भले ही देश की राजधानी होने के नाते कई मामलों में दूसरे शहरों से आगे हो, लेकिन स्वच्छता के लिहाज से काफी निचले पायदान पर है। राजधानी में सफाई के लिए जिम्मेदार एमसीडी और दिल्ली की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। ये नजारा है दिल्ली की सड़कों का। लोग इस गंदगी के अंबार के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कूड़े के ये ढेर सरकार की स्वच्छता मुहिम की पोल खोल रहे हैं। दिल्ली सरकार इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान जो चला रहा है उसके लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो चला रहा है जवाबदेही तो उसी की है। दिल्ली सरकार के जिम्मे ये काम नहीं है। वहीं एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर सफाई को लेकर बेहद लचर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। तो जो रैंकिंग आई है, ये रैंकिंग दिल्ली को साफ रखने वाली सभी एजेंसीज के कलेक्टिव सर्वे की रैंकिंग आई है, जिसमें कॉरपोरेशन का पार्ट केवल 30% बैठता है। लगभग 70% जो पार्ट है ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की खींचतान का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेरों और जल भराव से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जो भी आते हैं उनको तो सारी गंदगी यहाँ से वहाँ तक गंदगी पड़े हुए हैं। सरकार बोला था कि सफाई कराएंगे, सफाई अभी तक कोई सफाई के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो पैदल जा रहे हैं, हमारे पास तो कन्वेंस हम लेके आ रहे हैं। क्यों पैदल जा रहे हैं? पैदल इसलिए यार बस नहीं जा पाती है सड़क की वजह से। स्कूल वाले भी मना करते हैं, सड़क तो हमारी सही नहीं है, कहाँ से ले जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए सर्वे में दिल्ली 397वें नंबर पर है। साफ है, स्वच्छ भारत अभियान भी राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने भले ही दिल्ली पुलिस की मांग को लेकर शहर भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हों, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को अपने अधीन लाने की कोई इच्छा नहीं जाहिर की है। एक आरटीआई ने दिल्ली सरकार की पुलिस को अधीन लाने की मांग पर पोल खोल दी है। राजधानी में लच्चर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को अपने अधीन करने की मांग अक्सर करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी पुलिस को आड़ बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते थे। लेकिन हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में गृह मंत्रालय का दरवाजा कभी खटकाया ही नहीं। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष भट्टाचार्य ने इस मामले में जब जानकारी जुटानी चाहिए तो ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हम जब भी एफएम चलाते हैं, कोई चलाते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल या मिनिस्टर्स का आता है कि जी दिल्ली पुलिस हमारे पास होनी चाहिए। तो इतना, ये भी तो सरकार का पैसा है। इस पैसे को खर्च करके हम दिल्ली पुलिस अपने पास मांग रहे हैं और हम फॉर्मली कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। हालांकि इस बारे में सवाल पूछे जाने पर मंत्री गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करे, इसके लिए सदन सत्र बुला करके और इसको प्रस्ताव पारित करके उसने इस पे कार्रवाई की है। उससे बड़ा कोई पत्र व्यवहार, उससे बड़ा निर्णय का कोई और सर्वोच्च माध्यम नहीं है। राजधानी का तुर्कमान गेट हादसा हो या मीनाक्षी हत्याकांड, केजरीवाल सरकार अक्सर दिल्ली पुलिस पर अधिकार न होने और अपनी लाचारी का रोना रोती रही है। दिल्ली पुलिस को अपने अधीन लाने की दिल्ली सरकार की कोशिशें अब एक आरटीआई ही बयां कर रही है। एक आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अब तक गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर कोई लिखित कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि खुद आरटीआई कार्यकर्ता रहे केजरीवाल की मंशा अब एक आरटीआई ही बयां कर रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की चेतावनी। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बात करते कुछ और अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल को बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय के तराई के क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश होगी। बारिश के कारण कोसी, गंडक, घाघरा सहित गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मौसम विभाग ने कहा है कि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। बैठक में केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के अलावा इन राज्यों के रेजिडेंट आयुक्तों ने भी हिस्सा लिया। उधर दिल्ली में सोमवार को यमुना नदी का जो जलस्तर है वो चेतावनी के निशान को पार कर गया। दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से 600 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आइए कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हार मान ली है। 22 जिलों में जारी गिनती में राजपक्षे की पार्टी यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस महज 8 जिलों में ही जीत पाई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी 11 जिलों में जीत हासिल कर पाई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक नतीजों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। 7 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को संसदीय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राजपक्षे ने कहा कि अब तक हुई वोटों की गिनती के मुताबिक उनका यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम गठबंधन महज 8 जिलों में ही जीत पाया है। वहीं सत्ताधारी यूनाइटेड नेशनल पार्टी 11 जिलों में जीत दर्ज कर चुकी है। तमिलों की बड़ी आबादी वाले उत्तर के 3 जिलों में तमिलों की पार्टी का दबदबा दिख रहा है। राजपक्षे के हार मानने के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की बड़ी चिंता खत्म हो गई है। उन्होंने अपने यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम गठबंधन की तरफ से राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाने से साफ इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी से राजपक्षे को कड़ी चुनौती मिल रही थी। Of the United National Front, a group representing a cross section of political parties and civil society, and contesting under the United National Party, is confident of victory that we can consolidate the January 8th revolution. श्रीलंका में कल वोट डाले गए थे। 1.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं में करीब 70% ने वोट डाले। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान पर खुशी जाहिर की है। We are very happy to say that we have conducted peaceful and free and fair election. According to the police reports and other my assistant commissioners reports, situation is so far so good. 225 सदस्यों वाली संसद के 196 सदस्यों को सीधे चुना जाएगा, जबकि बाकी 29 सांसदों को राजनीतिक दलों को मिले वोट के आधार पर चुना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नतीजों को लेकर हम प्रोफेसर SD मुनि का रुख करेंगे। विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर मुनि। राजपक्षे इस चुनाव से जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर वापसी करना चाहते थे। अब उनकी हार का आंतरिक राजनीति और खास तौर से भारत से संबंधों पर क्या असर पड़ता दिख रहा है? भारत से संबंधों में अब मधुर संबंधों की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे का भारत से बहुत अच्छा संबंध है और वो इन संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राजपक्षे हारे तो हैं, लेकिन काफी उनकी स्ट्रेंथ अभी भी पार्लियामेंट में रहेगी। ये संभव है कि कुछ लोग उनको छोड़कर दूसरे पाले में चले जाएं, सिरिसेना के साथ यूएनपी की सरकार में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेंथ बरकरार बनी रहती है तो वो बड़े संविधान संशोधनों को या बड़े नीतियों को रोकने में या उनमें अड़चने डालने में सफल हो पाएंगे। और उनका प्रयास ये होगा कि लगातार वो राजनीति करें, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर वो नहीं तो उनके परिवार के लोग उसका राजनीतिक लाभ उठा सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि नई सरकार के लिए नीतियां चलाना इतना आसान नहीं होगा, कम से कम संसद में। हालांकि राष्ट्रपति को काफी शक्तियां हैं और वो एक दिशा दे सकते हैं श्रीलंका को,
जो बहुत क्रिएटिव हो और पॉजिटिव हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुनी इस तमाम जानकारी को और इसके तमाम जो नतीजे आ रहे हैं उसके पहलुओं को हमको समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कल शाम हुए बम विस्फोट में 4 विदेशी नागरिकों समेत 27 लोग मारे गए हैं, जबकि जख्मी 120 लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बैंकॉक में इस तरह का ये पहला हमला है। थाईलैंड में भारतीय राजदूत स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। अब तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। भारत समेत दुनिया भर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मानना है कि विस्फोटों का मकसद देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नुकसान पहुंचाना है। รัฐมนตรีและคณะรัฐบาลขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ที่บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้งนะครับ वहीं अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिका इसे आतंकी हमले से जोड़कर देख रहा है। Thai authorities are investigating this. We don't have any information right now that would lead us to be able to describe the cause here, or if an entity is responsible and who that entity might be. We're just not there yet. बैंकॉक में जिस मंदिर के बाहर ये धमाका हुआ वो ब्रह्मा को समर्पित है। हर दिन इस मंदिर को देखने दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते हैं। इसके आसपास कई दुकानें हैं और इस पूरे इलाके को बैंकॉक का बिजनेस हब कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिमी संगीत और साहित्य की तरफ भागती नई पीढ़ी को अगर किसी शायर ने हिंदू और उर्दू की तरफ खींचा है तो वो शायर है गुलजार। लेकिन गुलजार साहब को सिर्फ शायरी या गीतों में बांधना उनके फन के साथ ज्यादती होगी। वो एक संवेदनशील कथाकार और निर्देशक भी हैं। आइए गुलजार साहब की लंबी उम्र की कामना करते हैं। उनके जन्मदिन पर पलटते हैं कुछ पन्ने उन्हीं के जीवन की किताब से। मैं अगर अदीब बनना भी चाहता था या शायर बनना चाहता था या शायरी करना चाहता था या लिटरेचर में रहना चाहता था तो इसलिए नहीं कि मुझे पहचाना जाए इस तरह जी, लेकिन वो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। लंबे चौड़े आकर्षक डील डॉल के मालिक गुलजार साहब कार के जैक और इंजन के बीच के रिश्ते में भी जिंदगी ढूंढ लाने का फन रखते हैं। तभी तो वो संघर्ष कर कार मैकेनिक से बिमल रॉय की टीम का हिस्सा हो गए। और जब शैलेंद्र साहब की व्यस्तता की वजह से एक गीत खटाई में पड़ता नजर आया तो गुलजार साहब ने रात को आत्मा की संज्ञा देते हुए शाम शरीर को रात में ही खो जाने वाला ये गीत रचा। ये गाना तो सबकी जुबान पर चढ़ गया, लेकिन गुलजार साहब को असली सफलता मिली फिल्म खामोशी के इस गाने से। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। गुलजार साहब ने जब निर्देशन और कहानी पर हाथ आजमाया तो परिचय, कोशिश, आंधी, मौसम, किताब, अंगूर और माचिस जैसी सदाबहार फिल्में भी दी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह वाह। टीवी सीरियल मिर्जा गालिब बनाकर उन्होंने नई पीढ़ी का गालिब जैसे शायर से परिचय कराया। गुलजार साहब की झोली में पुरस्कारों की कमी नहीं। फिल्म फेयर से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सबसे बड़े दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हालांकि जब उन्होंने डैनी बॉयल की फिल्म द स्लमडॉग मिलेनियर के लिए गाना लिखा तो उन्हें ऑस्कर भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने दुबई से पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े सभी देश। यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी पर सहमति। 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार 10वें दिन गोलीबारी। आरएसपुरा में एक नागरिक घायल। आतंकी नावेद का पॉलीग्राफी टेस्ट आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज। आरा में करेंगे सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली।
पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में करारा झटका, स्वीकार की हार। 22 में से महज 8 जिलों में ही जीत पाई राजपक्षे की पार्टी। और बैंकॉक बम धमाके की जांच जारी, सरकार ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। हमले की भारत समेत दुनिया भर ने की निंदा।